हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल चंदन सर कानपुर में। बच्चों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 1 और 2 मार्च के करंट अफेयर्स के टॉप 15 क्वेश्चंस को। आपके आने वाले एग्जाम्स में 1 और 2 मार्च के करंट अफेयर्स से जो भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, उन क्वेश्चंस को इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। और ये सारे क्वेश्चन बच्चों आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, और साथ ही साथ जो भी आपको फैक्ट्स बताए जाएंगे वो भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों प्लीज वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी ऑन करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन दिया है, हाल ही में T+1 स्टॉक निपटान तंत्र को लागू करने वाला दूसरा देश कौन बना है। ठीक है, हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चीन, जापान, भारत या फिर रूस। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारत। ठीक है, T+1 स्टॉक निपटान तंत्र को शुरू करने वाला भारत दूसरा देश बन गया है। क्लियर है इतना? आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए, T+1 स्टॉक निपटान तंत्र सबसे पहले चीन ने लागू किया था। ठीक है, दूसरा देश कौन बना है? भारत। और इससे पहले जो सबसे पहले ये तंत्र लागू किया था वो किस देश ने किया था? चीन ने किया था। क्लियर है? यहाँ पे देखिए लिखा है T+1 का मतलब है वास्तविक स्टॉक निपटान अगले दिन होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है बच्चों? यानी कि जो शेयर मार्केट होते हैं तो उनमें जो शेयर बेचने पर निवेशकों को जो पैसा मिलेगा वो अगले ही दिन मिल जाएगा। ठीक है, और अभी तक जो प्रणाली थी वो T+2 की थी। ठीक है, उससे भी पहले T+3 की हुआ करती थी, इसके बाद T+2 हुई और अब T+1 हो गई है। ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी भी शेयर मार्केट में किसी ने भी अपना जो आपका बेचते हैं, इसमें जो भी स्टॉक वगैरह बेचा जाता है, इसमें यदि उसने मंडे को बेचा, ठीक है, मंडे को किसी ने अपना स्टॉक बेचा है, तो निवेशक जो भी है उसको जो पैसा मिलेगा वो अगले ही दिन यानी कि ट्यूसडे को उसको मिल जाएगा। समझ में आया? और पहले जो था, अब जैसे मंडे को बेचा है तो उसका पैसा उसको वेडनेसडे या उसके बाद मिला करता था, लेकिन अब T+1 जो स्टॉक निपटान तंत्र प्रणाली अपनाई गई है, इसमें क्या होगा? अगले ही दिन पैसा मिल जाया करेगा। क्लियर है इतना बच्चों? चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश ने पहला पौधे से निर्मित कोविड-19 वैक्सीन बनाया है? ठीक है, अलग अलग देश कोविड-19 की अभी भी वैक्सीन बनाने में लगे हुए हैं, तो ऐसा कौन सा देश बना है जिसने पौधे से कोविड-19 की वैक्सीन को बनाया है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन या फिर चीन। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कनाडा। ठीक है, कनाडा देश पौधे से कोविड-19 वैक्सीन बनाने वाला दुनिया में पहला देश बन गया है। क्लियर है बच्चों इतना? आइए इसकी और व्याख्या देखते हैं। देखिए, कनाडा की बायोफार्मा कंपनी, ठीक है, कंपनी का नाम क्या है? मेडिकागो और ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन। ठीक है, कंपनी का जो नाम है वो क्या है? मेडिकागो और ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन ने इस वैक्सीन को तैयार किया है। अगला पॉइंट है हमारा, प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन का नाम। ठीक है, नाम जरूर बच्चों इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा, इसको आप जरूर अच्छे से याद कर लीजिएगा। नाम क्या रखा गया इसका? कोविफेन्स। ठीक है, जो वैक्सीन बनाई गई है दुनिया की पहली पौधे से, वो किसने बनाई है? कनाडा ने, और इसका नाम क्या रखा है? कोविफेन्स। ठीक है, और यदि आपसे कंपनी पूछी जाए तो कंपनी का नाम आप देख लीजिएगा, मेडिकागो ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन है। ठीक है, इसके बाद देखिए कनाडा सरकार ने 18 से 64 आयु की लोगों के लिए इसके उपयोग को मंजूरी दे दी है। ठीक है, यानी कि ये जो वैक्सीन है ये 18 से 64 साल तक के लोगों को लगाई जा सकती है। ठीक है, और इस वैक्सीन के 2 डोज दिए जाएंगे। ठीक है, कितने डोज दिए जाएंगे? 2 डोज दिए जाएंगे। जैसे भारत में आपकी जो कोवैक्सीन और कोविशील्ड लगाई जा रही है उसके भी 2 डोज दिए जाते हैं, तो इसी तरीके से इस वैक्सीन के भी 2 डोज दिए जा रहे हैं। क्लियर है इतना? और बच्चों इस पौधे से बनाने वाली कोविड-19 की ये वैक्सीन है, इसके साथ साथ ये दुनिया की ऐसी पहली वैक्सीन है, ऐसा पहला टीका है जिससे प्लांट आधारित प्रोटीन तकनीक का उपयोग करके विकसित किया गया है। ठीक है, प्लांट बेस्ड प्रोटीन तकनीक का इसे क्या किया गया? उपयोग करके बनाया गया है, यानी कि इसका विकास किया गया है।
प्लांट बेस्ड प्रोटीन तकनीक, ये भी आपको याद रखना है। दुनिया का पहला ऐसा टीका है जिसे प्लांट बेस्ड प्रोटीन तकनीक का उपयोग करके बनाया गया है। क्लियर है बच्चों इतना? अब यहाँ पर देखिए कनाडा की बात आई थी, तो कनाडा ये बच्चों आपका नॉर्थ अमेरिका में स्थित देश है, जो कि दुनिया में क्षेत्रफल के हिसाब से दूसरे नंबर पे आता है। ठीक है, ये बेसिक जानकारी है, ये भी आपको मालूम होनी चाहिए, क्वेश्चन इनसे भी बनते हैं एग्जाम में। और यहाँ की जो राजधानी है बच्चों वो क्या है, ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि कनाडा की जो राजधानी है वर्तमान में वो क्या है, ओटावा। ठीक है, और यहाँ की मुद्रा कैनेडियन डॉलर चलती है, कैनेडियन डॉलर। और यहाँ के जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं इनका नाम क्या है, जस्टिन ट्रूडो। क्या नाम है, जस्टिन ट्रूडो। और अभी हाल ही में कनाडा चर्चा में भी रहा था, जिसने आपातकालीन अधिनियम पहली बार लागू किया था अपने देश में। ठीक है, तो अभी हाल ही में कनाडा से एक भी जो क्वेश्चन पिछले मैंने आपको लेक्चर में बताया तो वो भी आपको याद रखना है। क्लियर है इतना? चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश में इमनाती नाम के उष्णकटिबंधीय चक्रवात ने अपना कहर बरसाया है। ठीक है, चक्रवात का नाम दिया गया है क्या, इमनाती। तो हमें बताना है कि अभी हाल ही में किस देश में ये इस चक्रवात ने अपना कहर बरसाया है। ठीक है, आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मेडागास्कर, मॉरिशस, जापान या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मेडागास्कर। मेडागास्कर में अभी हाल ही में इमनाती चक्रवात टकराया है आकर के। क्लियर है इतना? आइए इसकी और व्याख्या देखते हैं। देखिए बच्चों मेडागास्कर की जो बात आई है तो मेडागास्कर के बारे में देख लेंगे। जो मेडागास्कर कंट्री है इसकी राजधानी क्या है, अंतानानारिवो। ठीक है, राजधानी क्या है, अंतानानारिवो। मेडागास्कर की मुद्रा ये क्या है, मालागासी एरियरी। ठीक है, ये आपको याद रखना है, जो करेंसी है इसका नाम क्या है, मालागासी एरियरी। इसके अलावा यहाँ के जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं बच्चों इनका नाम क्या है, एंड्री राजोलीना। क्लियर है इतना? मेडागास्कर के जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं इनका नाम क्या है, एंड्री राजोलीना। और बच्चों इसके अलावा मेडागास्कर जो है ये मैं आपको बता दूं कि ये एक द्वीपीय देश है। ठीक है, जो कि अफ्रीका द्वीप के पास स्थित है, यानी कि इसको हम काउंट किस में करते हैं, अफ्रीका महाद्वीप में काउंट करते हैं। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप के पास स्थित देश है मेडागास्कर, और जो कि अटलांटिक हिंद महासागर में, सॉरी, ठीक है, ये आपका हिंद महासागर में पड़ता है। मेडागास्कर जो आपका द्वीपीय देश है ये आपका हिंद महासागर में स्थित है। और आपसे यदि पूछा जाए कि दुनिया का चौथा सबसे बड़ा जो टापू है वो कौन सा है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, मेडागास्कर। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि दुनिया में चौथे स्थान पर जो टापू आता है वो कौन सा है आपका, मेडागास्कर है। और हिंद महासागर का ये सबसे बड़ा टापू है। किसका, हिंद महासागर का सबसे बड़ा टापू है। और दुनिया में इसका जो स्थान है वो कौन सा है आपका, चौथे नंबर का है। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, सारे ही आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है बच्चों इतना? चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस दिन विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया गया है। ठीक है, आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 2 मार्च को, 1 मार्च को, 3 मार्च को या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका 1 मार्च। क्लियर है, 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया गया है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए इस वर्ष इस दिवस का जो विषय है वो क्या रखा गया है, आपदाओं और संकटों का सामना करने में विस्थापित आबादी का नागरिक सुरक्षा और प्रबंधन, स्वयं सेवकों की भूमिका और महामारी के खिलाफ लड़ाई। ठीक है, तो ये इस साल इसका जो विषय रखा गया है काफी लंबा है, ये आपको याद रख लेना थोड़ा सा। आपदाओं और संकटों का सामना करने में विस्थापित आबादी का नागरिक सुरक्षा और प्रबंधन, स्वयं सेवकों की भूमिका और साथ ही साथ महामारी के खिलाफ लड़ाई। क्लियर है इतना? अब बात कर लेते हैं कि ये जो दिवस है बच्चों इसका थोड़ा सा इतिहास देखते हैं कि ये दिवस आपका पहली बार अंतरराष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा संगठन, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा संगठन जो है इसका नाम क्या, अंतरराष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा संगठन। इस संगठन ने पहली बार 2012 में इस दिवस को मनाया था। ठीक है, और इस दिवस को मनाया
1 मार्च को, क्योंकि इस संगठन की स्थापना भी 1 मार्च को ही हुई थी। ठीक है, तो इसने अपने ही जो स्थापना दिवस है इसी के डेट पर इसने क्या किया है, अंतरराष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा दिवस मनाना शुरू किया है। ठीक है, तो ये पहली बार कब मनाया गया था, 2012 में मनाया गया था। क्लियर है बच्चों इतना? चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारत में प्ले पास सब्सक्रिप्शन सेवा शुरू करने की घोषणा की है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, यूट्यूब, फेसबुक, गूगल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गूगल। गूगल ने भारत में जो सब्सक्रिप्शन सेवा है जिसका नाम क्या है, प्ले पास, इसको शुरू करने की क्या की है, घोषणा की है अभी हाल ही में। ठीक है, इससे पहले ये और भी देशों में चलाया जा रहा था और गूगल ने अब भारत में भी इसको शुरू करने की घोषणा की है। इसी महीने के पहले सप्ताह में ही इसको शुरू कर दिया जाएगा। और बच्चों आपको बता दूं कि ये जो प्ले पास है, इसका मतलब क्या है, इसमें आप क्या कर सकते हैं, कई सारे गेम और कई सारे ऐप का एक्सेस इसमें उपलब्ध आपको कराया जाएगा। ऐप का और गेम का, जो भी ऐप होते हैं और गेम होते हैं उनके एक्सेस होंगे और इसमें आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं मंथली और ईयरली। ठीक है, तो इसमें जब आप सब्सक्रिप्शन ले लेंगे तो इन ऐप और जो भी इसके अंतर्गत ऐप और गेम आएंगे तो उसमें आपको कोई भी ऐड नहीं मिलेगा। ठीक है, ऐड फ्री होंगे और इसका जो सब्सक्रिप्शन है वो मंथली और ईयरली अलग अलग इसका पैकेज है। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, आइए बच्चों इसकी और व्याख्या देख लेते हैं। देखिए बच्चों गूगल की बात आई है तो गूगल की जो स्थापना है ये कब हुई थी, ये स्थापना हुई थी 4 सितंबर 1998 को। ठीक है, गूगल की स्थापना कब हुई थी, 4 सितंबर 1998 को। इसका जो मुख्यालय है ये कहां पर स्थित है आपका, कैलिफोर्निया ये क्या है, यूएसए का राज्य है कैलिफोर्निया। ठीक है, जहां पे गूगल का हेडक्वार्टर स्थित है। इसके बाद गूगल के सीईओ की बात कर लेते हैं तो ये एक भारतीय नागरिक है, सुंदर पिचाई। ठीक है, भारतीय मूल के हैं। ठीक है, सुंदर पिचाई कौन है, भारतीय मूल के हैं। तो ये वर्तमान में कौन है, गूगल के सीईओ है। क्लियर है बच्चों इतना? ये इंपॉर्टेंट है, सुंदर पिचाई का नाम ये पूछा गया है, अभी तक कई सारे एग्जाम में ये पूछा जा चुका है, तो ये आप अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कौन सी एजेंसी गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, यानी कि इसे हम शॉर्ट में क्या कह सकते हैं, गिफ्ट सिटी में कार्यालय खोलने वाली बहुपक्षीय एजेंसी बनी है। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमसे पूछा गया है कि गिफ्ट सिटी में कार्यालय, अपना कार्यालय खोलने वाली बहुपक्षीय एजेंसी कौन सी बनी है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एनडीबी, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एनडीबी। क्लियर है इतना? एनडीबी ने क्या किया है, गिफ्ट सिटी में अपना कार्यालय खोलने की घोषणा की है। और बच्चों गिफ्ट यानी कि जी से क्या है, गुजरात, आई से क्या है, इंटरनेशनल, एफ से क्या है, फाइनेंस और टी से टेक सिटी। ठीक है, तो इसीलिए इसको शॉर्ट में क्या कहा गया है, गिफ्ट सिटी कहा गया है। ठीक है, अब बच्चों गिफ्ट सिटी ये क्या है, ये जो है आपका गुजरात राज्य में ग्लोबल फाइनेंशियल हब के रूप में इसे बनाया जा रहा है। ठीक है, गुजरात का नाम आया तो इसे अभी गुजरात राज्य में क्या किया जा रहा है, ग्लोबल फाइनेंशियल हब के रूप में बनाया जा रहा है और भारत की पहली स्मार्ट सिटी इसे ही बनाया जाएगा, जो कि बहुत ही ज्यादा हाईटेक और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ इसको बनाने का पर्पज है। ठीक है, ये कहीं गांधीनगर के जो गुजरात का शहर है, गांधीनगर गुजरात की राजधानी भी है। ठीक है, वहीं पे उसी क्षेत्र में इसका निर्माण किया जा रहा है, गिफ्ट सिटी का। ठीक है बच्चों, तो ये याद रखना। तो यहाँ पे जो अपना कार्यालय पहली बार खोल रही है जो बहुपक्षीय एजेंसी है, तो उसका नाम क्या हो जाएगा आपका, एनडीबी। क्लियर है इतना? आइए इसकी और व्याख्या देख लेते हैं। देखिए एनडीबी मई 2022 में गिफ्ट सिटी में क्या करेगा, अपना कार्यालय खोलेगा, यानी कि मई के महीने में गिफ्ट सिटी में अपना कार्यालय एनडीबी खोलेगा। अब यहाँ पे देखिए बच्चों एनडीबी की बात आई है। सबसे पहले तो देखो एनडीबी है जो, इसका मतलब क्या होता है, यहाँ देखिए इमेज में दिया भी है, एनडीबी यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है, तो ये आपको याद रखना है।
तो बच्चों इसकी जो स्थापना है ये कब हुई थी? 15 जुलाई 2014 को। ठीक है, इसके साथ साथ इसका जो मुख्यालय है ये भी हम देख लेंगे, ये कहाँ पर है आपका? शंघाई, जो कि चीन का शहर है, शंघाई। ठीक है, इसके साथ जो यहाँ के वर्तमान अध्यक्ष हैं बच्चों, उनका नाम क्या है? मार्कोस ट्राइजो। ठीक है, एनडीबी के वर्तमान अध्यक्ष हैं, उनका नाम क्या है? मार्कोस ट्राइजो। क्लियर है इतना? अब बच्चों एनडीबी, ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं, ब्रिक्स कंट्रीज, इन देशों का ये बैंक है। ठीक है, इन यानी कि ये जो एनडीबी है संस्था जो है, ये इन्हीं देशों के लिए काम करती है, इन्हीं देशों के लिए बनाया गया है। ठीक है, तो ब्रिक्स, जिसमें बी से क्या है? ब्राजील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। क्लियर है इतना? तो ब्रिक्स देशों का बैंक है एनडीबी। ठीक है, जिसने अभी हाल ही में भारत के गिफ्ट सिटी में क्या किया है? अपना कार्यालय खोलने की घोषणा की है। क्लियर है बच्चों इतना? चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मैक्सिको ओपन 2022 का खिताब किसने जीता है? हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, रोजर फेडरर, राफेल नडाल, नोवाक जोकोविच या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राफेल नडाल। ठीक है, राफेल नडाल ने मैक्सिको ओपन 2022 का खिताब अभी हाल ही में जीता है। और बच्चों ये जो प्लेयर है, ये आपसे पूछा जा सकता है कि ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा स्पेन। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो राफेल नडाल जो है ये आपके स्पेन कंट्री के रहने वाले हैं। क्लियर है इतना? आइए इसकी और व्याख्या देखते हैं। देखिए बच्चों मैक्सिको ओपन का नाम आया है, तो मैक्सिको ओपन को हम और किस नाम से जानते हैं? इसे अकापुल्को खिताब भी कहा जाता है। ये वहां की लैंग्वेज के हिसाब से इसका नाम रखा गया है। तो मैक्सिको ओपन को दूसरा जो नाम है इसका क्या है? अकापुल्को खिताब भी इसे कहा जाता है। क्लियर है? इसके साथ साथ देखिए राफेल नडाल ने जो ये मैक्सिको ओपन जीता है, तो इन्होंने ये खिताब सिर्फ कौन सा? मैक्सिको ओपन चौथी बार जीता है। ठीक है, कौन से नंबर का इनका ये खिताब है? मैक्सिको ओपन 2022, ये इनका चौथा खिताब था। इसके साथ देखिए राफेल के करियर का 91वां एटीपी खिताब है। ठीक है, 91वां एटीपी, ये क्या है? ये जो टेनिस के खिलाड़ी होते हैं उनकी रैंकिंग बताता है ये एटीपी। ये जो टर्म है ये इसी खेल के लिए प्रयोग किया जाता है। एटीपी जो टेनिस प्लेयर होते हैं उनकी रैंकिंग के बारे में ये कुछ डिसाइड करता है। तो इनका जो इनके करियर का ये कौन से नंबर का एटीपी है? 91वां एटीपी है। और राफेल नडाल बच्चों ये क्या है? टेनिस प्लेयर है। कौन से प्लेयर है? ये कौन से गेम के प्लेयर है? तो आपका आंसर हो जाएगा क्या? टेनिस प्लेयर। क्लियर है इतना? चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एनएएसी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सतीश धनंजय, विक्रम बत्रा, प्रोफेसर भूषण पटवर्धन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रोफेसर भूषण पटवर्धन। इन्हें एनएएसी का क्या किया गया है? अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। क्लियर है? तो यहाँ आप देख लीजिए इमेज में, ये हैं प्रोफेसर भूषण पटवर्धन। ठीक है बच्चों, आइए इसकी और व्याख्या देखते हैं। देखिए एनएएसी ये क्या होता है? इसका मतलब है नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिएशन काउंसिल। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिएशन काउंसिल, या इसी को हम हिंदी में कह सकते हैं राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद। ठीक है, ये इसका हिंदी में नाम हो जाएगा राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद। एनएईसी का क्या हो गया? ये फुल फॉर्म हो गया। और बच्चों आगे देखिए, यह है यूजीसी। यूजीसी क्या है? यूनिवर्सिटीज ग्रांट कमीशन। ठीक है, तो ये इसका क्या है? स्वायत्त निकाय है, यानी कि ये जो संस्था है ये इसी के अंतर्गत आती है, यूजीसी के। क्लियर है बच्चों? तो ये आपको याद रखना है। चलिए, और अभी यूजीसी से रिलेटेड मैंने आपको पिछली क्लासेस में बताया भी है कि यूजीसी के अभी हाल ही में जो अध्यक्ष बनाए गए हैं, यानी कि
जो कुलपति हैं तो वो अध्यक्ष, सॉरी, यूजीसी के अभी वर्तमान में जो अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं वो कौन है? अगर आपको याद है तो आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा मुझे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ द्विपक्षीय स्वैप व्यवस्था, ठीक है, जिसको हम शॉर्ट में क्या कहेंगे, BSA का नवीनीकरण किया है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चीन, अमेरिका, तुर्की और जापान। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जापान। तो भारत ने जापान के साथ द्विपक्षीय स्वैप व्यवस्था का क्या किया है, नवीनीकरण किया है। आइए इसकी और व्याख्या देखते हैं। देखिए बच्चों, व्याख्या देखने से पहले यहाँ पे जो टर्म यूज हुआ है BSA, इसका मतलब मैं आपको जो इंग्लिश का फुल फॉर्म है वो भी बता दे रही हूँ। इसका मतलब होता है बाइलेटरल, बी से क्या है, बाइलेटरल, एस से स्वैप और अरेंजमेंट, ए से क्या हो जाएगा, अरेंजमेंट, ठीक है। तो ये आपका BSA का क्या होगा, फुल फॉर्म हो गया। और यहाँ पे इसको हिंदी में हम क्या कह रहे हैं, द्विपक्षीय स्वैप व्यवस्था कह रहे हैं। क्लियर है इतना? आइए अब इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए जापान और भारत एक दूसरे से US डॉलर या जापानी येन या फिर भारतीय रुपया में क्या कर रहे हैं, 75 अरब डॉलर सीमा तक उधार ले सकते हैं, ठीक है। यानी कि जो ये व्यवस्था लागू की गई है द्विपक्षीय स्वैप, बच्चों स्वैप जो वो टर्म यूज हुआ है इसका मतलब क्या होता है, लेन देन, यानी कि अदला बदली, एक दूसरे से क्या कर सकते हैं, ले या दे सकते हैं। तो यहाँ पे जापान और भारत एक दूसरे से क्या करेंगे, जो करेंसी है वो या तो US डॉलर या फिर जापानी येन और या फिर भारतीय रुपया, ठीक है। लेकिन इसकी जो कीमत है वो इतनी रहेगी, कितनी, 75 अरब डॉलर। इस सीमा तक क्या कर सकते हैं, एक दूसरे से उधार ले सकते हैं। यानी कि जापान यदि चाहे तो भारत से उधार ले सकता है और भारत यदि चाहे तो जापान से इतनी सीमा के अंदर क्या कर सकता है, इस व्यवस्था के तहत 75 अरब डॉलर का उधार ले सकता है, ठीक है। इस मामले में ली जाने वाली ब्याज दर समझौते पर हस्ताक्षर के समय तय की जाती है। यानी कि जो ब्याज दर है, अब उधार लेंगे तो आपको ब्याज तो देनी पड़ेगा, तो ब्याज दर है वो ऐसा नहीं है कि अब अगर जैसे मुद्रा है, मुद्रा का कभी कभी जो रेट होता है वो घटता बढ़ता रहता है, लेकिन जो समझौता जिस डेट में हुआ होगा उस टाइम पे जो कीमत रही है और जो ब्याज दर यानी कि इंटरेस्ट रेट जो डिसाइड की जाएगी उसी के तहत, यानी कि उसी रेट पर पैसा तब तक दिया जाएगा जब तक कि पूरा जो उधार है वो चुकता ना किया जा सके, ठीक है। तो ये इस टर्म का मतलब है। और बच्चों यहाँ पे देखिए जापान की बात आई है, तो जापान कंट्री के बारे में मैंने आपको बताया है, जापान की राजधानी क्या है, टोक्यो। और यहाँ पे देखिए जापानी येन, येन यहाँ की क्या है, मुद्रा है। जापान के प्रधानमंत्री का नाम क्या है, फुमियो किशिदा, ठीक है, ये मैंने आपको पहले भी बताया, जापान के प्रधानमंत्री कौन है, फुमियो किशिदा। और बच्चों एक क्वेश्चन और आपका बनता है कि जापान के सम्राट कौन है, क्योंकि जो जापान है यहाँ पर राष्ट्रपति की पोस्ट नहीं होती है। तो जापान में जैसे अपने यहाँ भारत में राष्ट्रपति होते हैं, इसी तरीके से जापान में सम्राट का पद है। तो जापान के जो वर्तमान में आपके सम्राट है इनका नाम क्या है, नारुहितो, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, नारुहितो। क्लियर है इतना? आइए इस अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने यूक्रेन के एंटोनोव 225 कार्गो विमान, दुनिया के सबसे बड़े विमान को क्या किया है, नष्ट कर दिया है। यूक्रेन का एक, यूक्रेन में जो विमान था इसका नाम क्या था, एंटोनोव 225 कार्गो विमान, और ये दुनिया का सबसे बड़ा अभी तक का क्या था, विमान था। तो अभी इसे हाल ही में नष्ट कर दिया गया है। तो ये किस देश का काम है, आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताना है, रूस, उत्तर कोरिया, अमेरिका और इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका तो आंसर आपके लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि अभी हाल ही में रूस और यूक्रेन के बीच में बहुत ही ज्यादा क्या चल रही है, लड़ाई चल रही है, ठीक है। तो आप यहाँ देखिए इमेज में, ये देखिए ये पहले पिक थी इसकी विमान की, और जो ये हवाई क्षेत्र के अंतर्गत जहां पर ये नष्ट किया गया है, तो ये इसकी सैटेलाइट से जो तस्वीरें आई हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी क्या बुरी हालत कर दी गई है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का दृश्य हो चुका है। ऐसी एक जगह नहीं, वहां पे कई जगह यूक्रेन में बहुत बुरे हालात हैं, ऐसे दृश्य वहां पे बहुत सी जगह पे आपको देखने को मिल जाएंगे। ये जो तस्वीर है ये सैटेलाइट के माध्यम से खींची गई है, ठीक है।
तो अभी तक का दुनिया का सबसे बड़ा विमान था यूक्रेन में, जिसे अभी हाल ही में क्या कर दिया, रूस ने लड़ाई के कारण इसे भी नष्ट कर दिया है। ठीक है, आइए इसकी और व्याख्या देख लेंगे। देखिए, इस विमान का नाम AAN 225 मारिया था। ठीक है, विमान का जो नाम था वो क्या था, AAN 225 मारिया, जिसका यूक्रेनी में अर्थ, यानी कि जो यूक्रेन की भाषा है उसमें इसका अर्थ क्या था, सपना होता है। ठीक है, यूक्रेन जो भाषा है इसके तहत जो मारिया शब्द यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, इसका अर्थ क्या है, सपना। आगे देखेंगे, यूक्रेन की राजधानी कीव के बाहर होस्टोमेल हवाई अड्डे पर रूस ने क्या किया है, गोलीबारी करके इस विमान को जला दिया था। ठीक है, यानी कि यूक्रेन की राजधानी क्या है, कीव है, और इसके बाहर एक होस्टोमेल हवाई अड्डा, ठीक है, होस्टोमेल हवाई अड्डे क्षेत्र पर क्या किया था, रूस ने हमला किया था, और इस क्षेत्र पर क्या कर लिया है, रूस ने कब्जा भी कर लिया। होस्टोमेल हवाई क्षेत्र पर, हवाई पट्टी जो है, इस क्षेत्र पर क्या कर लिया है, रूस ने अभी हाल ही में कब्जा भी कर लिया है। तो यहाँ पर जो गोलीबारी की थी तो इसमें ये विमान पूरा जल गया था। और इस बात की जानकारी यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा ने अपने ट्विटर अकाउंट पर यह जानकारी शेयर की थी। ठीक है, तो बच्चों ये क्या है, अभी देखिए बहुत ही ज्यादा मतलब चर्चा में है ये दोनों देश। तो इनसे रिलेटेड जिनके भी यहाँ के जो प्रमुख व्यक्ति हैं इनके नाम आते हैं तो आप इनको जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन कभी पूछ लिए जाते हैं तो हमें लगता है कि हम ऐसे किसी देश का कैसे याद कर सकते हैं। तो वो जो क्वेश्चन आपके बनते हैं वो विवाद में रहे, यानी कि चर्चा में रहे ज्यादा ही प्रमुख देशों से आपसे पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो यूक्रेन के अभी विदेश मंत्री का नाम आया है, तो इनका नाम आपको याद रखना है, क्या नाम है, दिमित्रो कुलेबा। क्लियर है बच्चों इतना? चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पैरा तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पूजा जात्यान, ज्योति बलियान, सुनिधि अग्रवाल, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पूजा जात्यान। पूजा जात्यान ने पैरा तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है, और ऐसा करने वाली ये कौन बनी है, भारत की पहली महिला बनी है। महिला नहीं बल्कि कह सकते हैं पहली भारतीय बनी, ओवरऑल पहली भारतीय ही ये बनी है। तो यहाँ इमेज में आप इन्हें देख लीजिए, ये है पूजा जात्यान। क्लियर है? आइए इसके और व्याख्या जान लेते हैं। ठीक है, पूजा जात्यान ये बच्चों इनको इटली की पेट्रिली विंसेजा से हार का सामना करना पड़ा है। ठीक है, क्योंकि इन्होंने रजत पदक जीता है, तो रजत पदक जो सेकंड रनर अप होता है उसे दिया जाता है। तो पूजा जात्यान किससे हारी हैं, पेट्रिली विंसेजा से, और ये किस देश की हैं, इटली की हैं। यह प्रतियोगिता यूएई के दुबई में आयोजित की गई थी। ठीक है, अगला है, इस चैंपियनशिप में भारत ने कुल 2 रजत पदक भी हासिल किए हैं, यानी कि एक तो पूजा जात्यान ने जीता है, दूसरा यहाँ पर देखिए लिखा है श्याम सुंदर स्वामी और ज्योति बलियान की मिश्रित जोड़ी ने दूसरा रजत पदक जीता है। ठीक है बच्चों, और बच्चों यदि आपसे पूछा जाए कि जो पूजा जात्यान है ये भारत के किस राज्य से संबंधित है, तो आपका आंसर हो जाएगा हरियाणा। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि पूजा जो जात्यान है, पूजा जात्यान भारत के किस राज्य से संबंधित है, आपका आंसर क्या हो जाएगा, हरियाणा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, हाल ही में महान स्पिनर सन्नी रामाधीन का निधन हो गया, वे किस क्रिकेट टीम के खिलाड़ी थे? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बांग्लादेश, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वेस्ट इंडीज। तो वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम के ये क्या थे, प्लेयर थे, इन्हें बहुत अच्छा स्पिनर माना जाता था। ठीक है, तो ये बॉलर थे, इनका नाम क्या था, सन्नी रामाधीन, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। तो ये वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम की तरफ से खेला करते थे। आइए इसकी और व्याख्या देखते हैं। देखिए, विंडीज क्रिकेट टीम 15 कैरेबियन देशों का समूह है। बच्चों देखो, वेस्ट इंडीज नाम का कोई देश नहीं है। ठीक है, वेस्ट इंडीज क्या है, कोई देश का नाम नहीं है। तभी यहाँ पे देखिए मैंने मेंशन किया है आपको कि वे किस क्रिकेट टीम, यहाँ पे क्रिकेट टीम की बात आ रही है। ठीक है, क्रिकेट टीम है एक वेस्ट इंडीज, जिसमें कई सारे देश मिलकर क्या करते हैं, खेलते हैं, और उन देशों का जो समूह है उस टीम को मिलाकर के क्या बोला जाता है, वेस्ट इंडीज बोला जाता है। और बच्चों इसमें जो वेस्ट इंडीज टीम है इसे शॉर्ट में विंडीज भी कहा जाता है। तो इस क्रिकेट टीम में 15 कैरेबियाई देशों का ये क्या है, समूह है, यानी कि 15 कैरेबियाई देश जो है इस
वेस्ट इंडीज की टीम में शामिल हो सकते हैं। ठीक है बच्चों। 15 कैरेबियन देश। कैरेबियन देश क्या होते हैं? जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका जो महाद्वीप है, इनके बीच में जो छोटे छोटे टापू वाले देश हैं, वैसे तो इनकी संख्या बहुत है, कैरेबियन देशों की सैकड़ों की तादाद में है। ठीक है, तो वहां पे जो मुख्य मुख्य जो बड़े बड़े हैं, जैसे त्रिनाद एंड टोबैगो, ठीक है, जमैका, तो और आपके इसी तरीके से कई सारे जो कैरेबियन देश हैं, उनमें जो 15 देश हैं, उनके यहाँ पे प्लेयर क्या होते हैं? शामिल होते हैं। ठीक है। और बच्चों यदि आपसे पूछा जाए कि कैरेबियन देश में सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? क्यूबा। क्यूबा, जिसकी राजधानी क्या है? हवाना। ठीक है, राजधानी क्या हो जाएगी? हवाना हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और यदि पूछा जाए कि जो सन्नी रामादीन थे, ये पर्टिकुलर किस कैरेबियन देश से थे, तो आपका आंसर हो जाएगा जमैका। ठीक है, ये जमैका के थे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। वैसे कंट्री नहीं पूछा जाएगा क्योंकि क्रिकेट टीम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्रिकेट टीम आपको याद रखनी, तो ये वेस्ट इंडीज की तरफ से खेला करते थे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने किस राज्य में प्रोजेक्ट बैंक सखी लॉन्च किया है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, गुजरात, ओडिशा, गोवा या फिर राजस्थान। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बच्चों आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ओडिशा। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने उड़ीसा में क्या किया है? उड़ीसा राज्य में प्रोजेक्ट बैंक सखी लॉन्च किया है। ठीक है, आइए इसकी और व्याख्या देखते हैं। देखिए बीओएम, बीओएम का यहाँ पे क्या है? शॉर्ट में नाम लिखा है मैंने कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने ऑनलाइन बैंक खाता खोलने के लिए महाग्राम और सुनिवेश इंडिया फाइनेंस सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से यह प्रोजेक्ट उड़ीसा में शुरू किया है। ठीक है, यानी कि शुरू किसकी सहायता से किया है? महाग्राम और सुनिवेश इंडिया फाइनेंस सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के साथ ये क्या किया है? ये प्रोजेक्ट को उड़ीसा राज्य में बीओएम यानी कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने शुरू किया है। अब बच्चों यहाँ पे देखिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र इसका नाम आया है, तो इसका मुख्यालय हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो मुख्यालय है ये कहाँ पर है? पुणे। ठीक है, महाराष्ट्र के पुणे में इसका जो मुख्यालय है वो आपका स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 31वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेल किस देश में आयोजित करने की घोषणा की गई है? ठीक है, 31वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेल हमें बताना है कि ये किस देश में आयोजित करने की घोषणा की गई है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया या फिर वियतनाम। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वियतनाम। ठीक है, यहाँ देखिए इमेज में 31st सी गेम्स। ठीक है, सी का मतलब यहाँ पे क्या है? SEA यानी कि साउथ ईस्ट एशियन गेम्स। ठीक है, ये पूरा इसका नाम हो जाएगा साउथ ईस्ट एशियन गेम्स, हनोई। ठीक है, वियतनाम की राजधानी हनोई में इनका आयोजन किया जाएगा। और यहाँ पे आप देखिए ईयर देख रहे होंगे 2021 लिखा है। ठीक है, 2021 क्यों लिखा है? क्योंकि बच्चों ये पहले 2021 वाले ही मतलब गेम है जो 2022 में खेले जा रहे हैं। ठीक है, कोविड के कारण इनको क्या कर दिया गया था? स्थगित कर दिया गया था, इसलिए अब इनका आयोजन 2022 में किया जा रहा है, जो कि आपका वियतनाम, जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है वियतनाम, यहाँ पर इसको आयोजित किया जा रहा है। क्लियर है इतना? आइए इसकी और व्याख्या देख लेते हैं। देखिए ये खेल 12 से 23 मई 2022 तक वियतनाम की राजधानी हनोई में आयोजित होंगे। ठीक है, तो वियतनाम की राजधानी हनोई में ही आयोजित किए जा रहे हैं। तो कब से कब तक के लिए? 12 से 23 मई तक के लिए। इस बार इसका जो शुभ अंकर रखा गया है वो क्या है? साओला। ठीक है, शुभ अंकर का नाम क्या है? साओला, जो कि वियतनाम का एक दुर्लभ स्तनपाई है। ठीक है, एक स्तनपाई का नाम है साओला, जिस इसी के नाम पर इसका क्या रखा गया है? शुभंकर रखा गया है। और 31वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेलों का इस साल जो मोटो है बच्चों वो क्या रखा गया है? एक मजबूत दक्षिण पूर्व एशिया के लिए। ठीक है, क्या रखा गया है? एक मजबूत दक्षिण पूर्व एशिया के लिए। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। इसके बाद देखिए 2023 में इनका आयोजन कंबोडिया के नामपेन में होगा। ठीक है, यानी कि जो अगला आयोजन किया जाएगा 2023 में कंबोडिया के नामपेन, यानी कंबोडिया जो देश है इसकी राजधानी नामपेन में इसका आयोजन किया जाएगा। अब बच्चों ये तो 2021 वाले हो रहे हैं, फिर इसके बाद सीधा 2023 में हो रहे, तो 2022 वाले नहीं होंगे? हाँ नहीं होंगे, क्योंकि ये जो आयोजन है बच्चों ये द्विवार्षिक आयोजन है। ठीक है, यानी कि 2 साल में एक बार इनको इन गेम का क्या किया जाता है? आयोजन किया जाता है। क्लियर है इतना?
चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये बच्चों आज के हमारे लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या दिया है आप देखिए, हाल ही में 1 से 7 मार्च तक जन औषधि सप्ताह का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है? हमें मंत्रालय का नाम बताना है कि किस मंत्रालय के द्वारा जन औषधि सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, गृह मंत्रालय या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रसायन और उर्वरक मंत्रालय। रसायन और उर्वरक मंत्रालय क्या कर रहा है? जन औषधि सप्ताह का आयोजन कर रहा है। ठीक है, यहाँ इमेज में भी देखिए आप, जन औषधि जन उपयोगी, यानी कि जो औषधि है, औषधि का मतलब जो आपकी औषधि से बनने वाली जो दवाइयां हैं, ठीक है, तो उसके लिए इसका आयोजन किया जा रहा है कि ताकि लोग इसका क्या कर सके, ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर सकें। ठीक है, यानी कि जो चिकित्सा की पद्धति है औषधि वाली, ठीक है, जिसको आयुर्वेदिक औषधि जैसे कह सकते हैं, आयुर्वेदिक चिकित्सा, जैसे चिकित्सा की पद्धति होती है होम्योपैथिक, एलोपैथिक, इसी तरीके से आयुर्वेदिक। तो आयुर्वेदिक जो चिकित्सा पद्धति है बच्चों, इसमें जो दवाइयां बनती है किससे बनती है? औषधि से बनती है। ठीक है, तो इसी को बढ़ावा देने के लिए इस सप्ताह का क्या किया जा रहा है? आयोजन किया जा रहा है, जो कि किस मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है? रसायन और उर्वरक मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, आइए इसकी और व्याख्या देख लेते हैं। देखिए 7 मार्च 2022 को चौथा जन औषधि दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, 1 से 7 मार्च तक चलेगा। तो 7 मार्च को क्या मनाते हैं? जन औषधि दिवस। तो ये कौन से नंबर का मनाया जा रहा है 2022 में? चौथे नंबर का, जिसका विषय क्या रखा गया है? जन औषधि जन उपयोगी, जो कि अभी हमने इमेज में देखा भी था, जन औषधि जन उपयोगी रखा गया है। पीएम भारतीय जन औषधि परियोजना, ठीक है, इसको हम शॉर्ट में क्या कहेंगे? पीएमबीजेपी। ठीक है, पीएमबीजेपी, बी से क्या है? भारतीय, जे से जन औषधि, पी से क्या है? परियोजना। ये परियोजना नवंबर 2008 में इस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई थी। कौन सा मंत्रालय? रसायन और उर्वरक मंत्रालय, जिसका उद्देश्य क्या है? कम कीमतों पर उच्च गुणवत्ता वाली दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। ठीक है, यानी कि कम कीमतों पर ऐसे लोग जो मध्यम वर्ग परिवार से आते हैं या कह सकते हैं गरीब परिवार हैं, तो ऐसे लोगों को इलाज अपना कराने में आसानी हो, तो कम कीमतों में अच्छी, यानी कि अच्छी क्वालिटी की दवाइयों को क्या करेंगे? सरकार उपलब्ध कराएगी। तो इस परियोजना का जो पर्पस है वो ये है। ठीक है, दवाओं की उपलब्धता अच्छी गुणवत्ता में कराना। क्लियर है बच्चों इतना? तो ये थी बच्चों हमारी आज की क्लास। और यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन आपसे और है। यहाँ पे देखिए बच्चों, नाम आया है रसायन और उर्वरक मंत्रालय, तो आपको कमेंट सेक्शन में नीचे लिखकर बताना है कि इस मंत्रालय के वर्तमान मंत्री कौन है। ये मैंने आपको पहले बताया है, आप लिखेंगे तो आपको अच्छे से रिवीजन होगा। तो आप डेली लेक्चर जब देखा करें। अब मैं आपसे ऐसे ही क्या करूंगी, जो क्वेश्चन मैंने आपको पहले बता दिया, तो उनमें से 1-2 क्वेश्चन मैं आपसे डेली बोला करूंगी कि आप इनको कमेंट में लिखकर बताया करिए, तो इससे आपको रिवीजन अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, तो आपको बताना है कि वर्तमान में रसायन और उर्वरक मंत्रालय के मंत्री कौन है। ठीक है, तो आज का बच्चों ये लेक्चर यहीं खत्म होता है। ये थे हमारे आज के लेक्चर के टॉप 15 क्वेश्चंस। आशा करती हूँ क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अब आपको क्या करना है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आपको क्या करना है? शेयर करना है। ठीक है, शेयर आप ज्यादा से ज्यादा किया कीजिए। ठीक है, ताकि और भी लोग हमारे चैनल पर जो भी वीडियोस प्रोवाइड कराई जा रही हैं उनको देखेंगे। आप सारे वीडियोस को शेयर किया दीजिए। ठीक है, जितने भी आपको डेली हमारे चैनल पर वीडियो मिल रहे हैं, जो भी क्लासेस दी जा रही हैं, उन सभी क्लासेस को आप अपने साथ, जो भी बच्चे आपके साथ तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ शेयर जरूर किया करिए। और नीचे कमेंट सेक्शन में आप लिखकर बता सकते हैं कि आपको हमारी आज की क्लास ही कैसी लगी। ठीक है, नीचे लिखना ना भूलें। और क्या करना है, चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ ही साथ जो बगल में बेल आइकन दिया जाता है, इसको भी इस तरीके से ऑन कर लीजिएगा, ताकि हमारे चैनल पर मिलने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में नए लेक्चर में नए क्वेश्चन के साथ और भी नई नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बच्चों गुड बाय, जय हिंद एंड थैंक यू।